डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। आज हम इस वीडियो के अंदर राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व वीडियो में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के, उनके कार्यकाल के, उनकी योग्यताओं के संबंध में अध्ययन किया था और इस वीडियो के अंदर हम राष्ट्रपति के संबंध में जो उनकी जो शक्तियां हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी शक्ति प्राप्त है, राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्राप्त है, राष्ट्रपति को सैन्य शक्ति प्राप्त है, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 53 है वो ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संविधान का आर्टिकल 53 ये स्पष्ट व्यवस्था करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार वह समय या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। तो संविधान में जितनी भी कार्यपालिका शक्ति दी गई है वो आर्टिकल 53 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। अब हम देखते हैं कि कार्यपालिका शक्ति का क्या मतलब होता है। तो कार्यपालिका शक्ति का मतलब होता है प्रशासन को संचालित करने की शक्ति, शासन व्यवस्था को संचालित करने की शक्ति। ये जो शक्तियां होती है शासन प्रशासन को, या जो शासकीय शक्तियां होती हैं वो कार्यपालिका शक्ति कहलाती है। तो आर्टिकल 53 के अनुसार राष्ट्रपति को समस्त कार्यपालिका शक्ति दी गई है, परंतु भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग है वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है। ये बात आर्टिकल 53 के अंदर कही गई है कि राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। अब देखिए, भारत में शासन की जो प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है, और जिन देशों में संसदीय शासन प्रणाली होती है, मैंने आपको बताया था कि वहां नामात्र की और वास्तविक दो प्रकार की कार्यपालिका होती हैं, और जो नामात्र की कार्यपालिका होती है उसे वास्तविक कार्यपालिका की इच्छानुसार या उसकी सलाह के अनुसार काम करना पड़ता है। तो चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, भारत के राष्ट्रपति नामात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जिन भी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उनमें प्रमुख तौर पे विभिन्न पदों के ऊपर नियुक्तियां और उन पदों के ऊपर जो पदधारी बैठा है या जो पदाधिकारी है उसको पदच्युत करने की या उसको हटाने की शक्ति शामिल है। तो अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास किन किन पदों के ऊपर नियुक्ति की शक्ति प्राप्त है। तो सबसे पहले संविधान का आर्टिकल 75(1) ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 75(1) कहता है। फिर यही अनुच्छेद आगे कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो संविधान का अनुच्छेद 75 क्लोज फर्स्ट 75 इसका क्लोज फर्स्ट ये व्यवस्था करता है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब देखिए, संविधान के अंदर ये काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति होती है
या भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन किया जाता है, या भारत के प्रधानमंत्री मनोनीत होते हैं, या प्रधानमंत्री का किस प्रकार से क्या होता है निर्वाचन, मनोनयन या नियुक्ति क्या होती है। कभी कभी ऐसे प्रश्न है कंपटीशन परीक्षा में, प्रश्न काफी बार पूछा गया। तो संविधान का आर्टिकल 75 पे स्पष्ट तौर पे कहता है कि प्रधानमंत्री की क्या होती है नियुक्ति। प्रधानमंत्री न तो निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री न मनोनीत होता है, प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 क्लोज फर्स्ट के अनुसार नियुक्त किया जाता है। और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रपति की सलाह से और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य जो मंत्री बनाए जाते हैं केंद्र के अंदर, जैसे रेल मंत्री है, गृह मंत्री है, विदेश मंत्री है, जितने भी मंत्री हैं वो मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब इसमें एक ये संसदीय परंपरा है या एक संसदीय आधार है कि राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं करता। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता हो, बहुमत प्राप्त दल के नेता हो। यानी राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो वो अपने स्वविवेक से इनकी नियुक्ति नहीं करता। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है जिन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना गया है, या जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। परंतु यदि लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, या दो से अधिक राजनीतिक दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। या फिर जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ है उस दल में दो से अधिक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। या प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उनका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अपने विवेक के अनुसार नियुक्ति कर सकता है। परंतु सामान्यतया जब तक परिस्थितियां साधारण हैं, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का कोई स्पष्ट नेता है और राजनीतिक दलों को किसी एक ही राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। परंतु जब स्थिति अस्पष्ट हो जाए, बहुत सारे राजनीतिक दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हो, या जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ है उस दल के अंदर कोई सर्वमान्य व्यक्ति नहीं हो प्रधानमंत्री पद के लिए, या दो से अधिक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो, या प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उनका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अन्य जो मंत्रियों की जो नियुक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती हैं। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता। ये सब संसदीय व्यवस्था के कारण इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब देखिए अगली प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा आर्टिकल 76 के अनुसार राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी, अब ये महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के प्रावधानों के अनुसार करता है। आर्टिकल 76 के अंदर स्पष्ट कहा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। तो ये जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का क्या होता है, भारत सरकार का अधिकृत वकील, भारत सरकार का अधिकृत वकील होता है, या भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार होता है। सरकार के ऊपर यदि किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा होता है या केस होता है
तो सरकार की ओर से पैरवी करने का जो कार्य करता है वो महान्यायिकवादी करता है। ये भारत सरकार का अधिकृत वकील है, भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार है। सरकार के विरुद्ध जो मुकदमे दायर किए जाते हैं उन मुकदमों की पैरवी भारत सरकार की ओर से महान्यायवादी के द्वारा की जाती है। और इसकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर रहते हैं। और महान्यायवादी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं, परंतु महान्यायवादी को मतदान का अधिकार नहीं होता। तो महान्यायवादी की नियुक्ति करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को। इसके अलावा आर्टिकल 140 के एक्ट के अनुसार राष्ट्रपति को नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 148 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक महालेखा जो परीक्षक होता है इसे भारतीय धन का रक्षक एवं लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसके दो उपनाम है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सीएजी को भारत के धन का रक्षक कहा जाता है और इन्हें लोक लेखा समिति का मित्र या दार्शनिक कहा जाता है। इसे सरकार की आंख, नाक और कान की संज्ञा भी दी जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सरकार की आंख, नाक और कान की संज्ञा दी जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ये कार्य होता है कि वो इस बात की जांच करता है कि संसद ने जिस कार्य के लिए धन को स्वीकृति प्रदान की थी वो पैसा उसी कार्य के लिए खर्च किया गया है या नहीं किया गया है। यानी प्रत्येक विभाग की जो वित्तीय जांच करने की जो शक्ति है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास होती है और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के सामने पेश करवाते हैं। तो भारतीय धन के रक्षक के तौर पे राष्ट्रपति आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 124 के अनुसार, आर्टिकल 124 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। परंतु राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करने के बाद ही इनकी नियुक्ति करते हैं और भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देने से पूर्व एक 4 सदस्यों का एक पैनल होता है वरिष्ठ न्यायाधीशों का, उनसे वो मशवरा करते हैं, सलाह करते हैं और उसके बाद जिन नामों का सुझाव राष्ट्रपति के पास प्रेषित किया जाता है उनमें राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा आर्टिकल 217 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, भारत में वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं। इन 24 उच्च न्यायालयों के अंदर जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 324 संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष प्लस सदस्यों की, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, उनके अध्यक्ष की, चुनाव आयोग के अध्यक्ष की और चुनाव आयोग में अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य सदस्य हैं, उन 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, इसको क्या बोलते हैं? यूपीएससी,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की और संयुक्त लोक सेवा आयोग की। संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होता है? संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य भर्ती करने के लिए जब एक ही आयोग का गठन करते हैं तो उसे संयुक्त लोक सेवा आयोग कहा जाता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा राज्य के अंदर एक ही आयोग है जो भर्ती का कार्य करता है, तो उसे संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी ज्वाइंट संयुक्त लोक सेवा आयोग कहा जाता है। और इस संयुक्त लोक सेवा आयोग के अंदर जो सदस्य की और अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के अंदर जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अधिकांश जो नियुक्तियों का कार्य है और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपालों की नियुक्ति, प्रत्येक राज्य के अंदर जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति भी अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो अधिकांश जो नियुक्तियों का कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है और राष्ट्रपति इन पदों के ऊपर जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है उनको हटा भी सकता है। जैसे राष्ट्रपति महान्यायवादी को हटा सकता है, राज्यपालों को हटा सकता है। राज्यपाल और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तभी तक महान्यायवादी और राज्यपाल अपने पद पर कार्य करते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति हटा सकता है, परंतु किसकी सलाह से हटा सकता है? संसद की सलाह से। संसद यदि उनके विरुद्ध महाभियोग लगा के प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है। ये मंत्री को हटा सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति किसी मंत्री को पद से हटा सकता है। उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटा सकता है। तो इन पदों के ऊपर जो हटाने की शक्तियां हैं वो भी राष्ट्रपति के पास है। तो ये समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। और इनमें ये बात ध्यान में रखने लायक है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो इन जितने भी पदों के ऊपर जो नियुक्तियां या इनको हटाने का जो कार्य है वो भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, स्वविवेक से नहीं करता है। स्वविवेक के अधिकार नहीं है इस संबंध में राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति की अगला है सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियों में देखिए राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च क्या है? सेनापति है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है भारत का राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के जो सेना अध्यक्ष होते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के जो सेना अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति ही किसी दूसरे देश से युद्ध या शांति की घोषणा कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति युद्ध और शांति की जो घोषणा है वो संसद की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकता। तो भारत के राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां हैं, तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कहलाता है और युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग संसद की सहमति के बिना नहीं कर सकता। जब तक संसद राष्ट्रपति को युद्ध या शांति की सलाह न दे तब तक राष्ट्रपति ऐसा कार्य नहीं कर सकता। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे।